हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी कंसेप्ट को हमें मैग्नेटिज्म में भी पढ़ना है। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए यही कंसेप्ट 90% एग्जैक्टली सेम है। अगर आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आई तो आपको इसे मैग्नेटिज्म में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ आपको अगर उसे आपने एक बार भी देखा तो आपको वो कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हो तो। इससे पहले हमने पिछले वाले जो वीडियो में स्टडी किया था उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कुछ डिफरेंट कंडीशन स्टडी की थी। जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी किसी दो चार्जेस की सिस्टम की, या फिर फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस या नंबर ऑफ चार्जेस की सिस्टम हो, या फिर अगर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। इस बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही कैलकुलेट करने वाले हैं, मगर किसकी, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जिस डाइपोल को हमें प्लेस करना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कंसिडर की है वो इस तरह से राइट साइड में डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार, जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने यहाँ पे एक डाइपोल प्लेस किया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हमें पता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस जब हम किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे जो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है 2l, ये डिस्टेंस है जिसे हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ 2l यहाँ पे ली है। दो चार्जेस है, क्यू मैग्नीट्यूड के, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हमें पता है इस डाइपोल को एक एक्सिस होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सिस होता है वो लाइन होती है जो दोनों चार्जेस में से इस तरह से पास होती है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सिस भी होता है। इस डाइपोल के एक्सिस ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ यहाँ पे जो एंगल किया है वो थीटा एंगल। यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एंगल की वैल्यू है थीटा। अब यहाँ पे इससे आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज है, जो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फॉर्मूला है, ये हमने इससे पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर किसी चार्ज पे अप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू होती है QE। अब यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा? तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होती है। इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड है यहाँ पे QE। एक फोर्स है जो इस पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है हमारा, मैग्नीट्यूड तो चार्ज की वही है, QE है। इस निगेटिव चार्ज पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है। उस फोर्स की वैल्यू सेम होगी QE, पर इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर निगेटिव चार्ज हो तो उस निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करती है वो उसके डायरेक्शन के अपोजिट होती है। यहाँ पे दोनों चार्ज पे यहाँ क्या अप्लाई हुआ? एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हुआ है। इन दोनों चार्ज पे, इस डाइपोल के दोनों चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, 2 फोर्सेस अप्लाई हुए हैं। सेम मैग्नीट्यूड के दोनों फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है, डिफरेंट पॉइंट पे भी अप्लाई होते हैं। अब अगर ये सभी कंडीशन है तो आपको एक बात यहाँ पे पता चलेगी, वो ये है कि यहाँ पे अगर 2 फोर्सेस है तो यहाँ पे टॉर्क भी होना चाहिए। टॉर्क हम किसे बोलते हैं? कोई ऑब्जेक्ट हो, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर हमने 2 फोर्सेस अप्लाई किए, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या है? एक फोर्स है। दूसरा एक फोर्स अप्लाई किया जो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी क्या किया? दूसरा फोर्स अप्लाई किया। इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस है? 2 फोर्सेस है।
मैंने यहाँ पे जो दो फोर्स अप्लाई किए हैं वो दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में है, डिफरेंट पॉइंट पे अप्लाई होते हैं इस ऑब्जेक्ट पे, तो हम बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई है, टॉर्क अप्लाई है। मतलब इस पे जो टॉर्क है जिसे हम कपल भी बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस होते हैं जिसलिए हम उसे कपल बोलते हैं। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे एक टॉर्क है। इसी तरह से सेम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी टॉर्क अप्लाई हुआ है। मतलब यहाँ इस पे भी टॉर्क है। टॉर्क के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं टो सिंबल होता है। टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है जो हमने फोर्स में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला है फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग कपल। यहाँ पे जो दो फोर्सेस है जिनकी वजह से यहाँ पे टॉर्क या कपल फॉर्म हुआ है, उन दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स के हम मैग्नीट्यूड लेते हैं और दूसरा इनटू जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम। यहाँ पे अगर हमने फोर्स की वैल्यू ली तो फोर्स का यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड थी, QE थी। फोर्स की वैल्यू है यहाँ पे क्या, QE, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या लेना है हमें, एक फोर्स है, फर्स्ट फोर्स इस डायरेक्शन में, सेकेंड फोर्स इस डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों के बीच का ये हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमें मिलता है इन दोनों फोर्स के बीच का, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने अगर इस ट्राइंगल के बारे में सोचा तो इस ट्राइंगल में ये एंगल की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ हमें यहाँ पे थीटा मिलेगी और यहाँ ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें इस साइड कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम साइन ले सकते हैं। साइन थीटा क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2l है, तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो इस ट्राइंगल से हमें मिलेगा 2l साइन थीटा। मतलब इन दोनों फोर्स के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिलता है यहाँ पे कितना, 2l साइन थीटा। ये टॉर्क की वैल्यू है। एक बात हमें पता है कि जब हम स्मॉल p सिंबल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल p का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम फॉर्मूला जो यूज करते होता है स्मॉल q इक्वल टू q इंटू 2l बार। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट है, हमें पता है किसी भी डाइपोल को मोमेंट होती है और ये इस डाइपोल की मोमेंट है। अगर इस फॉर्मूला में हमने देखा तो q इंटू 2l यहाँ पे है, तो उसकी जगह अगर हमने p यूज किया तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला मिलेगा p e साइन थीटा। ये हमारा इस डाइपोल पे जो टॉर्क अप्लाई हुआ है उसका ये फॉर्मूला मिलता है। इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैंने यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पे टॉर्क जो है इस पे अप्लाई होने वाला है उसका यूज है। तो यहाँ पे ये हमें मिलता है टॉर्क अप्लाइड ऑन दिस डाइपोल। तो हमें यहाँ पे इस पूरे कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे टॉर्क का सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। तो इलेक्ट्रिक इस डाइपोल पे जो टॉर्क अप्लाई हुआ है उस टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे डिराइव किया, उस फॉर्मूला की वैल्यू थी टॉर्क अप्लाइड ऑन दिस डाइपोल विल बी टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसमें p का मतलब है इस डाइपोल की मोमेंट, E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हमने इस डाइपोल को प्लेस किया है, और यहाँ पे थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल एक्सिस। इनके बीच का ये क्या होता है, एंगल होता है। तो हमें अब पता चला कि इस डाइपोल पे कितना टॉर्क अप्लाई हुआ है। टॉर्क अप्लाई होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये डाइपोल रोटेट होगा क्योंकि इस डाइपोल पे अब क्या अप्लाई हुआ है, टॉर्क है। इस टॉर्क की वजह से ये डाइपोल क्या होगा, रोटेट होगा। अब किस तरह से रोटेट होगा, डाइपोल इस तरह से यहाँ क्या होगा, रोटेट होगा। तो रोटेट होके डाइपोल रेस्ट पे कहाँ पे आएगा, तो मैंने यहाँ पे इस रेड कलर से डाइपोल ही ड्रॉ किया है, जो डाइपोल यहाँ से रोटेट होके इस तरह से यहाँ रेस्ट पे आएगा। क्योंकि अब जब यही डाइपोल इस पोजीशन पे हो तो इस पोजीशन पे दोनों फोर्सेस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, दोनों फोर्सेस कैंसल हो गए, मतलब यहाँ पे थीटा भी 0 होगा, टॉर्क की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब यहाँ पे ये डाइपोल किस तरह से है, रेस्ट में है, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है।
अब यहाँ डायपोल है, अगर हमें इस डायपोल को फिर से रोटेट करना हो, मतलब मैं इस डायपोल को इस तरह से क्या करने वाला हूँ, रोटेट करने, जिस तरह से वो पहले से था उसी तरह मुझे इस डायपोल को अब क्या करना है, रोटेट करना है। तो ये अपने आप तो होगा नहीं, क्योंकि इस पे टॉर्क अप्लाई किया हुआ है। तो अगर इसे रोटेट करना है तो हमें कुछ एक्सटर्नल टॉर्क ही अप्लाई करना पड़ेगा। मैं फोर्स वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। इस डायपोल को अगर हमें फिर से रोटेट करना हो तो हमें क्या अप्लाई करना होगा, इस पे टॉर्क। और अगर हम इस पे एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हैं तो ये डायपोल फिर से क्या होगा, रोटेट होगा। मतलब हमें इतना ही टॉर्क एक्सटर्नली अप्लाई करना होगा अगर इस डायपोल को रोटेट करना है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अगर हम इस डायपोल को रोटेट करेंगे मतलब इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब हम इसे रोटेट करने जाएंगे तो ये किसी एंगल के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, रोटेट होगा। मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो हमें, अगर हमने इस डायपोल को किसी एंगल से रोटेट किया टॉर्क अप्लाई करके, मतलब उस डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते, क्योंकि यहाँ पे इस डायपोल को रोटेट करने में हम कुछ वर्क करते हैं, एंड इफ देयर इज ए वर्क डन देन देयर शुड बी ए पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी वर्क डन हम करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पे हम क्या वर्क डन करने वाले हैं, यहाँ पे जो वर्क डन है वो है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल बाय अप्लाइंग टॉर्क। इस डायपोल को हम टॉर्क अप्लाई करके, डायपोल इस तरह से है, इसे हम टॉर्क अप्लाई करके रोटेट करने वाले हैं। अब रोटेट करने के लिए वो शुरू में कहाँ पे था, बाद में रोटेट करके कहाँ पे आ गया, इसके लिए हम कुछ कंडीशंस लेने वाले हैं। मान लेते हैं कि शुरू में डायपोल यहाँ पे है, मतलब डायपोल ये जो है ये बाद में आने वाला है। शुरू में इनिशियली डायपोल इज एट दिस पोजीशन। मान लेते हैं कि इनिशियली थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। मतलब शुरू में थीटा की वैल्यू, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू इनिशियली कितनी है, थीटा जीरो है। वो थीटा जीरो मतलब थीटा नॉट कितना भी हो सकता है, वो जीरो होगा, कुछ 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, कुछ भी हो सकता है। इनिशियल एंगल जो है, मतलब डायपोल को हमने अभी रोटेट किया नहीं है, रोटेट करने के पहले जो डायपोल का एंगल जो है वो कितना है, यहाँ पे थीटा जीरो, जिसे हम इनिशियल एंगल बोलते हैं। यहाँ पे जो इनिशियल एंगल है उसकी वैल्यू है थीटा जीरो। यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, डायपोल को हमने अगर रोटेट नहीं किया है तो जो इनिशियल एंगल होता है, इनिशियल एंगल हमने यहाँ पे क्या लिया है, थीटा नॉट, थीटा जीरो। यहाँ पे एक एंगल लिया है हमने जो इनिशियल है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डायपोल पे टॉर्क अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे जो डायपोल है इस पे हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, टॉर्क। एंड बाय अप्लाइंग टॉर्क वी आर गोइंग टू डिस्प्लेस और रोटेट दिस डायपोल। अब हम जब इस डायपोल को रोटेट करेंगे और यहां तक मैंने लाया, अब ये जो सेकेंड पोजीशन है इस डायपोल की, इसे मैं बोलने वाला हूं फाइनल एंगल, क्योंकि ये एंगल तो बढ़ता जाएगा। और जो फाइनल एंगल है जिसे हम सिंबल लेने वाले हैं थीटा, मतलब इनिशियली एंगल जो था डायपोल के एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जो इनिशियल एंगल था वो कितना था, थीटा जीरो। अब हमने इस पे टॉर्क अप्लाई किया और इसे रोटेट किया, इस पोजीशन तक लाए हम इसे, और अगर हमने इसे यहाँ लाया तो अब फाइनल एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। मतलब हमने डायपोल को कौन से एंगल के लिमिट में इसे रोटेट किया है, हमने डायपोल को रोटेट किया है थीटा जीरो से थीटा तक। हमने डायपोल को कहां से कहां तक रोटेट किया है, थीटा जीरो से थीटा तक। हमने यहाँ पे इस डायपोल को क्या किया है, रोटेट बाय अप्लाइंग ए टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करके हमने इसे रोटेट किया है। और हमें क्या करना है, जब हमने इसे रोटेट किया तो उसके लिए जो हमने वर्क किया था, जितना भी वर्क डन था, उस वर्क डन को हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे फोर्स इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, हम जब इसे रोटेट करेंगे तो जो वर्क डन है वो वर्क डन इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए हम सडनली टोटल वर्क डन निकाल नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते।
तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और उसका इंटीग्रेशन लेके टोटल वर्क डन मिलेगा विद इन दिस लिमिट। तो अगर स्मॉल वर्क डन कंसिडर करना है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। यहाँ पे इस डाइपोल को हमने एक स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे हम। यहाँ पे हमने इस डाइपोल को एक स्मॉल एंगल से क्या किया, डिस्प्लेस, मतलब वो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा हूं मैं डी थीटा। डी थीटा का मतलब है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस डाइपोल। हमने एक स्मॉल एंगल डी थीटा से इस डाइपोल को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। अब ये अपने आप तो डिस्प्लेस नहीं होगा, हमें क्या करना है, इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करना है। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूं टॉर्क, जो एक एक्सटर्नल टॉर्क है, इसे अप्लाई किया। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, टॉर्क है इनटू डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब ये हमें प्रोडक्ट मिला वर्क डन, क्योंकि टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। टॉर्क अप्लाई किया हमने एक्सटर्नल और इसे डाइपोल को एक स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया डी थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब हमारी वैल्यू होती है स्मॉल वर्क डन की। इसका मतलब हमने जो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की उसके लिए जो वर्क डन था वो था यहाँ पे डी डब्ल्यू। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। टोटल वर्क डन मतलब कौन सा टोटल, इस डाइपोल को थीटा जीरो से थीटा तक, थीटा जीरो से थीटा तक रोटेट करने में जो हम टोटल वर्क डन करते हैं उसे अगर कैलकुलेट करना हो तो हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेंगे। अब इंटीग्रेशन लेते वक्त जो लिमिट हमें लेना है टोटल वर्क डन W इक्वल टू, ये टोटल वर्क डन लेना है तो हमें जो इंटीग्रेशन लेना है उसका लिमिट क्या होगा, इनिशियल एंगल कितना है थीटा जीरो और फाइनल एंगल जो है हमारा वो कितना आएगा, यहाँ पे थीटा मिलेगा। मतलब इस लिमिट में हम इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं और इंटीग्रेशन किसका लेना है, टॉर्क इनटू विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा है। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला तो हमने पहले से ही लिखा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे इंटीग्रेशन है विद इन लिमिट थीटा जीरो टू थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला था यहाँ पे पी ई साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या आया, डी थीटा। अब इसमें P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गए। इंटीग्रेशन विद इन लिमिट जीरो टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब हमें साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो अगर उस फॉर्मूला का यूज किया हमने तो हमें मिलेगा यहाँ पे पीई माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे लिमिट है थीटा जीरो से थीटा तक। लिमिट यूज करते हैं हम, फॉर्मूला मिलेगा हमें पीई इन ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा माइनस, अब ये माइनस कॉस थीटा जीरो हमें मिलेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, उस टर्म को हम पहले लिखेंगे तो हमें वर्क डन का जो फॉर्मूला मिलेगा वो वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे टोटल वर्क डन W will be PE ब्रैकेट में क्या था, ये माइनस माइनस प्लस हुआ कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये कॉस थीटा जीरो है, सेकेंड लिमिट जो हमने यूज किया है वो क्या था, कॉस थीटा जीरो। तो उस टर्म को मैं पहले लिखता हूं कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर total work done in rotating an electric dipole placed in an external electric field। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डाइपोल को रोटेट करते हैं तो हमें इतना क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वर्क डन। और यहाँ पे जो हमने डाइपोल को रोटेट किया है हमने इसे थीटा जीरो से थीटा तक, मतलब पहले जो एंगल रोटेट करने के पहले जो एंगल था वो था थीटा जीरो और डाइपोल को रोटेट करने के बाद जो एंगल है वो है थीटा, मतलब ये हमारा इनिशियल एंगल होता है और थीटा का मतलब ये हमारा फाइनल एंगल होता है। और जितना हम वर्क डन करते हैं उतनी ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ये तो हमें मालूम है क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो भी हम किसी सिस्टम को असेंबल करने में वर्क डन करते हैं वही वर्क डन उस सिस्टम की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब इसी फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। इस तरह से हमें यहाँ पे
इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। किसी भी डाइपोल की एक्सटर्नल फील्ड में ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पे थीटा का रोल इंपॉर्टेंट है, एंगल किस तरह से हम कंसिडर करने वाले हैं। तो हम इस फॉर्मूला को कुछ अलग अलग कंडीशंस में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कुछ कंडीशंस यहाँ पे लेते हैं कि अगर ये एंगल अलग अलग तरह से हो तो इसे किस तरह से हमें यूज करना है। अब यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल है थीटा 0 जो इनिशियल एंगल है, और थीटा है जो फाइनल एंगल है, इसे रोटेट करने के बाद का एंगल। अब यहाँ पे अब हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है, उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है, इसे अगर हमने एंगल की डिफरेंट कंडीशन में यूज करना है तो इस फॉर्मूला की जो डिफरेंट कंडीशन है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि ये डाइपोल जो है ये इनिशियली इस तरह से परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डाइपोल इनिशियली क्या है, परपेंडिकुलर। अब इनिशियल एंगल क्या होता है, थीटा 0, मतलब यहाँ पे इनिशियल एंगल थीटा 0 है। यहाँ पे मैंने लिखा इफ द डाइपोल एक्सिस इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू ई बार, मतलब डाइपोल का एक्सिस अगर इनिशियली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर हो तो थीटा 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 90 डिग्री मिलेगी। अगर थीटा 0 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमें मिलेगा वो फॉर्मूला होगा माइनस पीई कॉस थीटा, ये होगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को भी हम यूज करते हैं, मगर इसकी कंडीशन क्या है, इनिशियली अगर डाइपोल परपेंडिकुलर होगा तभी हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। अब यहाँ पे इसमें भी दो कंडीशंस है, इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस है, उसे भी हमें कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज करना पड़ता है। तो वो जो कंडीशंस है वो कंडीशन किस तरह से है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि डाइपोल जो है वो इनिशियली किस तरह से था, परपेंडिकुलर है। अब और जब डाइपोल इनिशियली परपेंडिकुलर है तो हम मान लेते हैं कि इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ पे हम आर्बिट्रली कंसीडर करने वाले हैं कि इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, 0 है, जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर था। मतलब थीटा 0 जब 90 डिग्री है तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि यहाँ पे इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0 है। अब जब हम इस डाइपोल को रोटेट करेंगे, मतलब इनिशियली 90 डिग्री को है, अब हम इसे रोटेट करेंगे और यहाँ पे लाएंगे, थीटा कितना हुआ, जब डाइपोल का हमने यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया तो थीटा की वैल्यू तो 0 होगी। मतलब पहली कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मतलब डाइपोल को हमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, रोटेट किया, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसकी, अगर थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 मिलेगी हमें, और पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे माइनस पी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस पी। और अगर ये इस तरह से इस पोजीशन में ये डाइपोल होगा, यहाँ पे रोटेट करके रखा है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट साइड में निगेटिव चार्ज है, तो तब हम बोलने वाले हैं कि ये डाइपोल जो है वो इक्विलिब्रियम में है। डाइपोल यहाँ पे किस तरह से है, इक्विलिब्रियम में है, और इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये जो डाइपोल है किस तरह से है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये क्या है, हमारा डाइपोल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मतलब डाइपोल इक्विलिब्रियम में तो है, ऊपर वो किस तरह का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। अगर हमने इस डाइपोल को इस तरफ रोटेट किया होता, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और उसे हमने यहाँ इस तरफ रोटेट किया, मतलब इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज आया है अभी क्या है, निगेटिव चार्ज। मतलब डाइपोल को हमने इस तरह से रोटेट किया, थीटा अब कितना हुआ, 180 डिग्री। ये सेकेंड कंडीशन है हमारी। अब जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें पीई मिलेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी उतनी है, बस पॉजिटिव है। और अब इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से है, डाइपोल की पोजीशन तो वही है, चेंज क्या हुआ, यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज था जो यहाँ आया, यहाँ पे निगेटिव आया। ये भी इस डाइपोल की इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन है, पर हम इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कंडीशन क्या है ये,
इक्विलिब्रियम है पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल है, इस तरह से हम कहने वाले हैं जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री होगी। मतलब ये दो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। डायपोल को अगर किसी न्यूमेरिकल में बोला है कि डायपोल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो हमें पता होना चाहिए कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशंस है। अब यहाँ पे ये पहली कंडीशन हमारी थी कि हमने यहाँ पे मान लिया था इनिशियली डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकेंड कंडीशन लेंगे हम। सेकेंड कंडीशन में हम इस तरह से मान लेने वाले हैं कि इनिशियली डायपोल एक्सिस इज पैरेलल टू ई बार। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डायपोल का एक्सिस इनिशियली पैरेलल हो, मतलब डायपोल किस तरह से है कि डायपोल है और उसका ये एक्सिस होता है। इस डायपोल को हमने अगर इनिशियली इस तरह से प्लेस किया, मतलब ये हमारा अब क्या है, डायपोल है। और इस डायपोल का जो एक्सिस है वो एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को यहाँ पे पैरेलल है। मतलब इनिशियल एंगल यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि डायपोल पहले कंडीशन में हमने डायपोल को परपेंडिकुलर कंसीडर किया था, इसलिए इनिशियल एंगल कितना लिया था, 90 डिग्री। अब हमने मान लिया है कि डायपोल इनिशियली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है, तो यहाँ पे इनिशियल एंगल जो होगा वो एंगल होगा यहाँ पे 0 डिग्री। इनिशियल एंगल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 0 डिग्री। तो अगर हमने इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में इस वैल्यू को यूज किया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिलेगा Pe। अब यहाँ पे थीटा 0 की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब cos 0 की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से हम, थीटा यहाँ पे क्या है, फाइनल एंगल है, इस तरह से हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम डिफरेंट कंडीशन में किस तरह से यूज करने वाले ये यहाँ पे हमने देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज कब करना है, जब इनिशियली द डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला हम कब यूज करने वाले हैं, इफ इनिशियली द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो डायपोल हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हो। तो ये कुछ यहाँ की अलग अलग कंडीशन थी। ये सभी फॉर्मूले हम मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। वहां पे चेंज क्या होगा उस आर्टिकल में हमें बताने वाला हो, पर वो आसान आर्टिकल होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो मैग्नेटिज्म का भी आर्टिकल आसानी से समझ में आएगा। ओके।